गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो आप यहां देख पाओगे कि दो पॉलिटिकल न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। उतनी रेलेवेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। बस यहां पर हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां पर फ्लोर टेस्ट की डिमांड करी है, ये कहते हुए कि वहां की सरकार ने अपनी मेजोरिटी को खो दिया है। तो आने वाले दिनों के अंदर गवर्नर ऑफ हरियाणा क्या एक्शन लेते हैं, दैट इज समथिंग टू बी सीन। दोस्तों, डेट है आज की 10 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। दरअसल में ना हमें एक काउंसिल देखने को मिलेगी जो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है एंड इन स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री जी को इकोनॉमिक मैटर्स के रिगार्डिंग ये सुझाव देती है। तो यहां पर ना इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 टू 2015, यानी कि 1950 से लेकर 2015 के बीच में रिलीजियस माइनॉरिटीज का क्या शेयर रहा है, उसका एक एनालिसिस इनके द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 7.82% इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं कम हुई, बल्कि शेयर के अंदर कम हुई है। कहने का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं नंबर्स, तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के नंबर्स कम हो गए, नहीं, हिंदुओं का शेयर कम हो गया है। यानी कि अगर इंडिया में पहले 100 लोग थे तो उसमें परसेंटेज टर्म्स में हिंदू ज्यादा थे, अब वो नंबर कम हमें देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज करी है बाय 43.15%। ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है सर? देखो, ये दिखाता है कि भारत में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली है। क्योंकि आप नोटिस करो, जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूं, जब हम बात करते हैं ना आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, वहां पर ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। स्पेशली पाकिस्तान की बात करूं, आप जानते होंगे पाकिस्तान उतना सेफ नहीं है हिंदूज के लिए, राइट। बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आपको देखने को मिल जाएगा। इवन सिख भाइयों के ऊपर भी हमारा अत्याचार देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर, राइट। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर ना जो माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ नहीं है, दे डोंट फील सेफ। वेरस इंडिया के अंदर ये नंबर्स का इंक्रीज होना मुस्लिम भाइयों का, इट शोज कि इंडिया में डाइवर्सिटी बिल्कुल इंटैक्ट बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियंस का नंबर भी इंक्रीज हुआ है 5.38%। इसके अलावा सिक्स का परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि जैन और पारसी कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है उसमें 85% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब पारसी कम्युनिटी के अंदर 85% का डिक्लाइन है, जैन परसेंटेज भी हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। इवन सरकार के डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी, जैसे आपने जियो पारसी इनिशिएटिव भी देखा होगा, तो कोशिश यही है कि इनके नंबर्स भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर पाए, इनका परसेंटेज भी इंक्रीज हो। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 2023 तक लगभग 19.75 करोड़ ऐसा अनुमान लगाया गया है इनके द्वारा। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे। देखो, दुनिया भर में जो चीज हो रही है सर वो क्या है, दुनिया भर में भी सेम चीज हो रही है जो इंडिया में हो रही है। कहने का मतलब क्या, जिस कंट्री में जो मेजोरिटी होती है ना उनका परसेंटेज कम हुआ है, माइनॉरिटीज का परसेंटेज बढ़ा है। चाहे आप वो यूएसए की बात कर लो, यूरोपियन यूनियन की बात कर लो, पर हमारे जो देखो पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें साउथ एशियन नेबर्स आप देख पाओगे, यहां पर हमें एक अपोजिट ट्रेंड देखने को मिल जाता है। अदरवाइज ऑन इन जनरल एंटायर वर्ल्ड के ऊपर क्या है, मेजोरिटी रिलीजियस डोमिनेशन के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबली भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखो, आप नोटिस करोगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। इसको 2017 के अंदर फॉर्म किया गया था ताकि एक तरह से इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर ही एडवाइस कर पाए सरकार को एंड स्पेशली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये 2 साल के लिए पहले बनाई गई थी, फिर अकॉर्डिंगली इसका देखने को मिला एडवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के ऊपर दी जा सकती है। कोई भी प्रधानमंत्री जी इनको टास्क दें तो वो सारे टास्क ये करके देते हैं एंड अपने व्यूज या प्रधानमंत्री जी को इस तरह से बताते हैं। यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाएगा इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई नंबर फिक्स नहीं है कि हाँ इतने मेंबर्स ही होंगे या इतने नंबर्स ही होंगे। नीति आयोग यहाँ पर इनको सपोर्ट करती है, प्लस साथ ही साथ और ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करते हैं। इनको समय समय के ऊपर इस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एंड देश भर के या दुनिया भर के कुछ इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इस पार्ट देखने को मिल जाते हैं, राइट। काम इनका यही रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया एंड जो अलग अलग पॉलिसी इश्यूज के ऊपर अपनी एडवाइस देना, ये सारे इनके काम रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस। अब ये क्या मुद्दा है? देखो, पहले तो मैं आपको ना मार्केट इकोनॉमी समझाता हूं।
आप जानते होंगे जब हम बात करते हैं ना मार्केट की, मार्केट का कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, डिमांड एंड सप्लाई के साथ। जैसे मान लो कुछ भी चीज़ है, जैसे मान लो एक लैपटॉप की बात कर लो, अब लैपटॉप का दाम क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों के ऊपर डिटरमिन करता है कि उसकी डिमांड कितनी है, कितनी सप्लाई कितनी है, राइट। एंड उस हिसाब से चीज़ों का वेरिएशन हो सकता है। ये कोई भी एक्सवाइजी चीज़ आप देखो, ज़्यादातर चीज़ें आपकी डिमांड एंड सप्लाई के साथ ही लिंक्ड होती हैं। तो जब ये सारे जो प्रोडक्शन के डिसीजंस है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स एंड बिजनेस के इंटरेस्ट के हिसाब से होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करते हैं, एंड ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से। ऐसी इकोनॉमीज को हम मार्केट इकोनॉमीज बोल सकते हैं। आप जानते होंगे एडम स्मिथ, रिकार्डो, इनके बारे में आप पढ़ते होंगे, ये कहीं ना कहीं इनके द्वारा डेवलप किया गया था। इंडिया, यूएसए, यूके के अंदर ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। आज के समय की इकोनॉमीज जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही डिमांड एंड सप्लाई है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, बट एक बिल्कुल सर्टेन लेवल के ऊपर। बट ज्यादातर डिसीजन आपके मार्केट बेस्ड ही होते हैं, राइट। इनको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। चलो ठीक है, अब मार्केट इकोनॉमी समझ आ गया, तो सर नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होगा? अरे नॉन लगा दिया तो बस उसको काट दो, मतलब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से नहीं काम होता, तो किस हिसाब से काम होगा? काम होगा भैया वहां का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या सेंट्रल बैंक है या गवर्नमेंट है, उनके इंटरवेंशन के हिसाब से, राइट। तो यहां पर ना यूएसए ने टोटल 12 कंट्रीज को इस तरह से नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस डाल रखा है, जैसे अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, ठीक है ना। इस तरह से आप टोटल 12 कंट्रीज देख सकते हो। इसमें आपको एक देश वियतनाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वियतनाम को भी नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस के अंदर डाला हुआ है यूएसए ने। इसने बोला है कि भैया ऐसा मत करो, हमें नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस हटाओ हमारा, और हमें मार्केट इकोनॉमी स्टेटस दे दो, राइट। अब होता क्या है, जब इस तरह से यूएस से किसी कंट्री के ऊपर नॉन मार्केट स्टेटस दे देता है ना, तो यूएस कहीं ना कहीं उसके ऊपर एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाता है। ऐसा क्यों करता है सर? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप नोटिस करो, नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस के अंदर क्या हुआ, उस पर्टिकुलर कंट्री ने चीजों को डिटरमिन किया, उनके प्राइसेस वगैरह को डिटरमिन किया, प्रोडक्शन को डिटरमिन किया, तो बहुत सारी हो सकता है सब्सिडीज दी होंगी, बहुत सारी अलग अलग चीजें करी होंगी। तो इनको काउंटर करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है। जब काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जब कहीं ना कहीं उस देश के अंदर वो सरकार गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, तो उसके इफेक्ट को हटाने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। हो सकता है कुछ एक कंट्री जैसे चाइना डंपिंग वगैरह करता है। डंपिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्राइजेस होते हैं उनको बहुत ही कम रेट के ऊपर यहाँ पे सेल किया जाता है एज कम्पेयर टू देयर होम कंट्री। तो उसको ठीक करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये सब चीजें जब कहीं ना कहीं नॉन मार्केट इकोनॉमी करती है ना, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग यूएसए काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें देखता है यहाँ पे यूएसए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रोजन फार्म श्रिम्प की, अगर किसी ने वो थाईलैंड से मंगाना हो, उसके ऊपर ड्यूटी जो लगेगी वो 5% लगेगी, पर यूएसए के अंदर अगर वही सेम चीज वियतनाम से मंगानी है तो 25% की ड्यूटी लगेगी। तो इस तरह से चीजों को चेंजेस करने के लिए यहाँ पर इस तरह से स्टेटस दिया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखता है, हमें ये फैक्टर्स नहीं देखने, क्योंकि हम यूएसए की सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि हाँ, मेजरली ये चीज क्या देखती है कि स्टेट का कितना कंट्रोल है उन चीजों के ऊपर, कैसे कहीं ना कहीं प्राइजेस और वेज रेट्स को डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। देखो माइग्रेशन आप समझते होंगे, ठीक है ना, कई बार अलग अलग कारणों की वजह से इंसान को माइग्रेट करना पड़ता है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आईओएम के द्वारा डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, या डब्ल्यूएमआर सॉरी, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 रिलीज करी गई है। अब इसके अंदर इन्होंने बात ये करी है कि ना, अगर हम बात करें दुनिया भर की, तो पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रेमिटेंसेस मिले हैं वो कौन से देश को मिले हैं? इंडिया को। कितने? 111 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। अब आप पूछेंगे सर यहाँ तो डेटा 2022 का लिखा है, आप 2024 की बात करे जा रहे हो, ये इतना भेदभाव क्यों है? देखो भेदभाव नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट निकालती है। तो अब जैसे 2024 के अंदर रिपोर्ट निकाली ना, तो 2022 का इन्होंने यहाँ पे हमें डेटा देखने को मिल जाएगा। दुनिया भर की अगर हम बात करें रेमिटेंसेज, जैसे आपके कुछ रिश्तेदार, आपके दोस्त बाहर से आपके लिए पैसा भेजते हैं, तो वो आता है डॉलर्स की फॉर्म के अंदर, तुम्हारे फॉरेक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दुनिया भर के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया टॉप पे है, फॉलोड बाय मैक्सिको, फॉलोड बाय चाइना। बस आप टॉप 3 याद रख लीजिए, इतना काफी रहेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने 100 बिलियन मार्क को क्रॉस किया है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो इसके पहले ना कोविड था, ठीक है, कोविड तो चलो है ही है, बट कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बहुत मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, देशों की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, एंड कहीं ना कहीं उसके ऊपर रेमिटेंसेस का भी इफेक्ट देखने को मिलता है।
अब ऐसा माना जा रहा था कि पेंडेमिक की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत इनसिक्योरिटी है, तो शायद ये नंबर उतना हाई नहीं आएगा। पर कहीं ना कहीं इतना हाई नंबर आना अपने आप में दिखाता है कि हाँ, हम पेंडेमिक से धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो यहाँ पर इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको भी अच्छे खासे रेमिटेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अब इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है ना, वो जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमारे अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। ये आपके सामने जीसीसी स्टेट्स हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर, यूएई, ओमान, ठीक है ना। तो ये ऑल दीज कंट्रीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है, बहरीन ऑल्सो। तो ये सब कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, स्पेशली वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, डोमेस्टिक वर्क हो गया, सिक्योरिटी हो गया, यहाँ पर बहुत सारे लोग इंडिया के काम करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम हमारे अगर हम बात करें दुनिया भर की, तो इंडिया का बहुत अच्छा डायस्पोरा देखने को मिल जाएगा। अभी मुझे याद है, देखो कुछ टाइम पहले ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था सिडनी के अंदर, या जो भी कह लो, आई थिंक और भी जगह हो सकती हैं। तो वहां पर मैचेस में ऐसा लगा ही नहीं कि यार वो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है इंडिया में मैच हो रहा है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है ना कि इंडियन डायस्पोरा इतना हर कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा मैसिव नंबर के अंदर, कि ऐसा लगता है कि वो मैचेस इंडिया में ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी मैक्सिको सेकंड नंबर पे है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो एशिया से ही ज्यादातर स्टूडेंट्स आपको ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। चाइना, इंडिया डेफिनेटली टॉप पे है। एंड कहाँ पर जाते हैं पढ़ने, देखो यूएस, यूके, डेफिनेटली लंदन हो गया, यूएसए हो गया, ये टॉप के ऊपर है, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड कनाडा। तो इस तरह से हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती है। थोड़ा सा मैं आपको आईओएम के बारे में बता देता हूँ, जिसने ये रिपोर्ट निकाली है। इसको 1951 के अंदर फाउंड किया गया था। दरअसल में ना इसका काम है 4 चीजों के ऊपर। सर कौन सी 4 चीजें? ये देखता है कि किस तरह से माइग्रेशन और डेवलपमेंट का लिंक है, उस लिंक को हम और कैसे बेहतर कर पाए। कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम फैसिलिटेट करें। इसके अलावा जो माइग्रेशन है वो जरूरत से नहीं बढ़ना चाहिए, तो उस माइग्रेशन को रेगुलेट करना। एंड लास्टली कुछ होते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, जबरदस्ती से माइग्रेशन जो होता है उसको कहीं ना कहीं कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इसके एरियाज ऑफ फोकस बन जाते हैं। यूएन का ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बना 2016 के अंदर। डेफिनेटली इसमें आज के समय 172 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें भारत भी एक पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी एक ऐसा इंसान जो अपने यूजुअल रेजिडेंस से दूर मूव करे, या फिर टेम्परेरी या परमानेंटली फॉर अलग अलग कारण, उसको हम बोलते हैं माइग्रेंट। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है विंड्स के बारे में। विंड्स क्या है? विंड स्टैंड फॉर वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। देखो एक्चुअल में जो विंड्स है ना, ये दरअसल में है तो 2023 का इनिशिएटिव, पर अभी न्यूज में जोमेटो की वजह से आया है। दरअसल में ना जोमेटो भी इस तरह की चीजें कर रहा है। एक्चुअल में आज के समय ना आप देखते हो गर्मी बहुत है, जैसे दिल्ली में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अब ऐसे समय के ऊपर क्या करना होता है, डिलीवरी करनी होती है खाने वगैरह की, राइट। तो उसका इम्पैक्ट इनके इनके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर जोमेटो ने भी इस चीज को यूज किया है। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर विंड्स है क्या। देखो सरकार के द्वारा ना ये विंड्स लाया गया। विंड्स है क्या? एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव है, जहां पर आपका आईएमडी, ठीक है ना, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो बात कर रहा हूं, उसकी एक्सपर्टीज, स्टेट गवर्नमेंट्स की, और आपके डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक या प्राइवेट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्टीज को साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा हमारे पास पहुंचेगा। जो किसान होते हैं ना, किसानों को भी ये पता होना चाहिए कि यार मेरे खेत में कब बारिश होगी, मेरे खेत में कब सूखा पड़ेगा, कितना सनलाइट होगी, ऑल दोस थिंग्स। ये नहीं कि बस आपने बता दिया कि दिल्ली में बारिश इतनी होगी, नहीं, मुझे कहीं ना कहीं अपने एरिया का बिल्कुल पता होना चाहिए। दिल्ली तो अपने आप में बहुत बड़ा है। अब दिल्ली का आपने बता दिया यार 35 डिग्री टेम्परेचर है, क्या भैया रजौरी गार्डन का भी उतना ही टेम्परेचर है? हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, गेटिंग इट, पटेल नगर का कुछ अलग हो। तो इस तरह से हमें अपने लिए रेलेवेंट चीजें पता होनी चाहिए। तो विंड्स उसी चीज में हेल्प करता है, हाइपर लोकल वेदर डाटा जनरेट करने के अंदर लॉन्ग टर्म। तो एक प्रोग्रामेटिक इनिशिएटिव है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। इससे कहीं ना कहीं प्रॉपर वेदर पैटर्निंग हो गया, प्लानिंग हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, एंड इस तरह के जो भी मीटरोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्स देना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके स्टेक होल्डर जो डेटा कलेक्ट करते हैं उन सबको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर हम वेदर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो आपके जो डिसीजन मेकर्स, फार्मर्स, स्टेक होल्डर्स, सबको यहाँ पे इसके मदद से इससे मदद मिलती है। ठीक है, तो किसानों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होगा, कहीं ना कहीं डेटा वगैरह अच्छे से मिल पाएगा, ऑल दीज थिंग्स अंडर विंड्स। तो ध्यान रखना, विंड्स क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम।
दोस्तों लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा एनपीसीआई इश्यूज गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट एक्विजिशन ऑन भीम आधार पे। अब ये क्या मुद्दा है? देखो आप लोग भी ऐसे स्कैनर के माध्यम से पेमेंट करने की कोशिश करते हो, बिल्कुल सही बात है। तो एक तरीका होता है भीम आधार पे। भीम आधार पे के मदद से क्या होता है, जो भी आपका दुकानदार है, मर्चेंट वगैरह है, वो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट ले सकता है कस्टमर से, जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये चीज हो सकती है, राइट। पर पिछले कुछ समय के अंदर ना ये नोटिस किया गया, एनपीसीआई ने एक चीज नोटिस करी कि भैया यार इसके माध्यम से ना बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्रॉड्स हो रहे हैं, इस तरह की चीजों को टैकल करने की जरूरत है। उस वजह से एनपीसीआई के द्वारा नई गाइडलाइंस इश्यू करी गई हैं। अब क्या है गाइडलाइंस? अब गाइडलाइंस के अंदर बात करी गई है कि जो आपके मर्चेंट्स है ना, उनके रिगार्डिंग हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी उस बैंक को। क्या चीजें करनी पड़ेंगी? देखो पहली बात तो ये है कि जो भी एक्वायरिंग मेंबर बैंक है, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा उस मर्चेंट की एक्टिविटी को, पूरी एक्टिविटी की, ऑन बोर्डिंग कैसे हो रही है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग हो कैसे हो रही है, ऑल दोज थिंग्स। प्लस एट द सेम टाइम इसके लिए प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, राइट। एट द सेम टाइम जो प्रॉपर पॉलिसीज हैं उनको बनाना चाहिए एंड उनको इंप्लीमेंट करवाना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह का रिस्क हो इसके साथ एसोसिएटेड, वो रिस्क को हम खत्म कर पाए। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इट हैज बिकम, मतलब बैंक्स को एडवाइस किया गया है कि आप क्या करिए, एमसीसी लॉन्च कीजिए, यानी कि मर्चेंट कैटेगरी कोड। जब भी किसी मर्चेंट आपके साथ जुड़ता है ना, तो उसको यहाँ पर अगर आप मर्चेंट कैटेगरी कोड आप उसको असाइन करोगे, उसके हिसाब से उनको सारी चीजें, उनकी ट्रांजेक्शन वगैरह देखना या प्रॉपर उनका चीजें करना, वो सारी चीजें हो पाएंगी एंड एट द सेम टाइम जो रिस्क वगैरह है वो अकॉर्डिंगली कम हो पाएगा। बाकी मर्चेंट्स की ट्रेनिंग हो गया, थर्ड पार्टी एजेंसी रिस्क हो गया, ये सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो कहने का पॉइंट ये है ना कि जो भी आपके एक्वायरिंग बैंक्स हैं उनको बोला गया है कि आपको अपने जो प्रॉपर तरीका है एक मर्चेंट को एक्वायर करने का, उनको ऑनबोर्ड करने का, उनके लिए एक प्रॉपर आपको पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेगी, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन गाइडलाइंस को, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं ये सब फ्रॉड्स ना हो, राइट। तो इसके लिए आप नोटिस करोगे, थोड़ा एनपीसीआई के बारे में हम जान लेते हैं। एनपीसीआई डेफिनेटली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है आपकी रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। बहुत सारे जैसे यूपीआई हो गया, ये सारी चीजें आपकी जो नई नई चीजें आपको देखने को मिलती है ना, ये सारा इतना जो डिजिटल पेमेंट के अंदर हम अच्छा कर रहे हैं, उसके पीछे जो श्रेय जाता है वो आपका एनपीसीआई को ही जाता है। ये इनिशिएटिव है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का 2007 का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे बनाया गया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट किया गया अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से। तो फोकस यही है कि कैसे इनोवेशन बढ़ाया जा पाए हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम के अंदर एंड प्रॉपर कैसे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा पाए, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको एनपीसीआई के बारे में जाननी थी। कल दोस्तों मैंने आपको वोरुक के बारे में पूछा था एंड यहाँ पर देखो जीत की जीत यूपीएससी हंसा, इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर दिया है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जब मैं बात करता हूँ इस पिक्चर की, तो यहाँ पर आपको किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपका रीजन है वोरुक। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन अगर बनेगा इसके रिगार्डिंग इतना ही बनेगा कि वोरुक रीजन किन दो कंट्रीज में डिस्प्यूट है, तो आप ध्यान में रखिए किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ पर दरअसल में ना बात हो जाती है आपके एनक्लेव्स वगैरह की, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे उनको बोला जाता है जमाउट्स। जमाउट एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे आपके म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उसी तरह से ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन ही होती हैं, ठीक है। तो एक डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, तो ये डिस्प्यूटेड रीजन होने की वजह से हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। बाकी इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ जस्ट अ प्लेस इन न्यूज क्वेश्चन। आज का आपका होमवर्क रहेगा स्नेक आइलैंड के बारे में, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके अलावा आपके ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आपके 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आया हूं, जिनका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वेस्ट नाइल फीवर के बारे में, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका इन्वॉल्व होता है, दैट इज करेक्ट, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें 52 प्राइमरी इनिशिएटिव, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। बात करें तीसरे स्टेटमेंट की सीसीपीए, ये नॉन स्टैट्यूटरी नहीं, ये तो स्टैट्यूटरी है, ठीक है, एक्ट के माध्यम से ही ये बॉडी बनी हुई है, तीसरा आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा आज का आपका होमवर्क रहेगा, पहला क्वेश्चन ये टेम्परेचर हाइट के साथ कैसे डिक्रीज करता है, उसके कुछ कारण दिए गए हैं, तो बताइएगा इनमें से कौन सा ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क है रेयर अर्थ मेटल्स के रिगार्डिंग। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ज्वाइंट सीटिंग के रिगार्डिंग, देखो जब भी इस तरह से दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सीटिंग होती है ना, फिर कुछ भी अगर पास होना होता है तो इट इज पास बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज इट। इसमें फिर हाउसेस हाउसेस कुछ नहीं रह जाते हैं, वो फिर एक ही हाउस बन गया ना जब ज्वाइंट सीटिंग होगी। तो इस वजह से थर्ड एंड फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, अब सेकंड भी गलत है।
3/4 मेजोरिटी नहीं, आपकी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा था कि इनमें से किसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। देखो जोनल काउंसिल की बात करें तो भैया ये तो आपके स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके माध्यम से बनी थी, तो तीसरा गलत। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये तो सरकार का एक रेजोल्यूशन से आया था। उसी तरह से आप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की बात करो तो ये भी आपके एग्जेक्टिव ऑर्डर के माध्यम से आया था। तो यहाँ पर यही तो पूछा है कि किसका कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। सर तीनों का मेंशन नहीं है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।